हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीधी एजुकेशन हम में। मैं आशीष। हम लोग जीएस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने 3 वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, जिसको आपने देखा और बहुत ही प्यार दिया। यह इस टॉपिक का अंतिम वीडियो है, जिसमें मैंने इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित किया है। इस वीडियो में मैंने कई वर्षों से पूछे जा रहे इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको मैंने एकत्र किया है, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर अगर आप देखते हैं तो कभी भी आपसे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। चलिए बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं। तो पहला तथ्य है, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज लेटी हुई, इसीलिए तो इसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई जो क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलिए दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। शून्य अंश की अक्षांश रेखा को बृहदवृत्त, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो 0 अंश की अक्षांश रेखा होती है वह भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानी जाती है। इसे बृहदवृत्त भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। भूमध्य रेखा के बारे में मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा जो होती है वो ठीक मध्य से गुजरती है पृथ्वी के, और ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? तो वह रेखा होगी भूमध्य रेखा। तीसरा कि 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध, मैंने आपको बताया था ये हो गई भूमध्य रेखा, और ये 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध, 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गई 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध। तो 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध पर खींची गई रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध पर खींची गई रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि जो कर्क रेखा है कभी कभी उसे डायरेक्ट अंग्रेजी में पूछ देता है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। तो कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। आपको कैंसर अगर याद रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि जो कैंसर रोग होता है उसको कर्क रोग भी कहते हैं। तो इससे आप अनुमान अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई जो अक्षांश रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। देखिए ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की जो कोणीय दूरी होती है, ये जो कोणीय दूरी है इसे हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि 2 अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 2 अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है। तो 2 अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है और सभी जगह समान होती है।
देखिए देशांतर रेखाओं के संबंध में मैंने आपको बताया था कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर होती है, किंतु जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसकी दूरी बहुत ही कम हो जाती है, अर्थात शून्य हो जाती है। तो ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं की दूरी शून्य होती है और सबसे अधिक दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर होती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं के संबंध में यह जानना जरूरी है कि दो अक्षांशों के मध्य समान दूरी होती है और यह होती है 111 किलोमीटर। उसके बाद सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। उसके बाद कुल अक्षांशों की संख्या 90 + 90 + 1 बराबर 181 होती है। कई बार परीक्षाओं में 180 ऑप्शन में भी पूछा गया है, तो यदि 180 आता है तो आप 180 लगाइएगा, और अगर 180 के साथ 181 भी रहेगा तो आपको 181 लगाना है, क्योंकि भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 90 और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 90 अक्षांश रेखाएं और एक भूमध्य रेखा मिलाकर कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अगर 180 ऑप्शन मिलता है तो 180 करना है, अगर नहीं रहता है तो 181 आपको करना है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का तापमान बहुत ही अधिक होता है। ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में कितने अक्षांश का अंतर होता है, कितने अंश का अंतर होता है, अगर आपसे पूछा गया है तो आप बताएंगे 47 अंश का अंतर होता है। 23.5 अंश, आप देखिए 23.5 अंश, ये 23.5 अंश और ये 23.5 अंश, तो 23.5 हो गया आपका 47 अंश। तो कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य 47 अंश का अंतर पाया जाता है। उसके बाद 66.5 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। उसके बाद दो अक्षांशों के मध्य का स्थान जोन बेल्ट या कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांशों के मध्य का जो स्थान होता है उसे जोन बेल्ट या कटिबंध कहते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद भूमध्य रेखा से 90 अंश उत्तर में खींचे गए बिंदु को उत्तरी ध्रुव तथा भूमध्य रेखा से 90 अंश दक्षिण में खींचे गए बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए अगले बिंदु हैं अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम विश्व में तापमान, वर्षा का वितरण, जलवायु, वनस्पति, जैव विविधता आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लंबवत काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। वास्तव में देशांतर रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो ये लंबवत रेखाएं होती हैं, इन्हीं लंबवत काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये दोनों ध्रुवों को जोड़ती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 0 अंश की देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रमुख मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 1884 के वाशिंगटन समझौते में मैंने आपको बताया भी था कि 1884 में एक वाशिंगटन समझौता हुआ जिसके द्वारा 0 अंश की देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा तथा 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 0 अंश की देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। 180 अंश देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय समय तिथि रेखा कहते हैं। साथ ही ये प्रश्न पूछा गया है कि किस समझौते में 0 अंश की देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा तथा 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा स्वीकार किया गया? तो वो है वाशिंगटन समझौता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं।
दो देशांतर रेखाओं के मध्य का स्थान गोरे कहलाता है। मैंने आपको इसके दूसरे पार्ट में बताया था कि दो देशांतरों के मध्य ये जो स्थान होता है इसको हम क्या बोलते हैं? गोरे। दो देशांतरों के मध्य के स्थान को हम गोरे बोलते हैं। दो देशांतरों के मध्य का जो स्थान होता है ये, इसे हम क्या बोलते हैं? गोरे। दो देशांतरों के मध्य के स्थान को गोरे बोलते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में। ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। इसको थोड़ा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये अगर आपकी 0 अंश की देशांतर रेखा है तो इसके इस ओर पूर्वी गोलार्ध और इसके इस ओर पश्चिमी गोलार्ध है, तो इसके इस तरफ भी 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, इसके इस तरफ भी 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो ग्लोब पर एक एक डिग्री पर स्थित दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। जो ये ग्लोब है एक एक मिनट पर खींची गई जो दो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। दो देशांतरों के मध्य जो एक एक डिग्री पर खींची गई हैं, उनके मध्य 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि दो देशांतरों के मध्य कितने मिनट का अंतर पाया जाता है, कितना समय का अंतर पाया जाता है? तो 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और यह प्रति 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो यह प्रत्येक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विश्व के मानक समय अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। क्योंकि भारत की जो स्थिति है, मैंने आपको बताया था कि भारत की जो स्थिति है ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, उसके बाद ये हो गया आपका ये पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति यहाँ कहीं है, अर्थात भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत चूंकि पूर्व में स्थित है, मैंने बताया था कि 0 अंश देशांतर से इस तरफ जाने पर हमेशा समय अधिक होता है और इस तरफ जाने पर समय कम हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि भारत का मानक समय जो है वो विश्व के मानक समय अर्थात जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है। अगला तथ्य देखते हैं कि 0 अंश देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, ये जो देशांतर है 0 अंश की, इसे पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। उसके बाद अगला बिंदु देखते हैं कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यह भारत के ठीक मध्य से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसकी मैंने ट्रिक बना रखी है और तुरंत उसको आपके आगे आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो कर्क रेखा जो है वो भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 भागों में विभाजित करती है। तो चलिए अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का स्थान उष्ण कटिबंध कहलाता है। मैंने आपको बताया था जलवायु प्रदेश बताते समय कि ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और ये 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, इसके मध्य का जो ये स्थान होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ का तापमान उच्च होता है इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये भूमध्य हो गया, ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश और ये हो गया 23.5 अंश उत्तरी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो स्थान है, ये जो आपका स्थान है, ये और ये, इसे हम क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। विश्व में रसीले फल इस जलवायु प्रदेश में बहुत पाए जाते हैं और मानव के रहने की सबसे उत्तम जगह जो है शीतोष्ण कटिबंध जलवायु प्रदेश माना जाता है।
जिस पर विश्व के अधिकांशतः विकसित देश बसे हुए हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि 66.5 से 90 डिग्री उत्तर और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिण का ये जो बीच का स्थान है, इसको बोलते हैं हम शीत कटिबंध। इस भाग में लगभग वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत ही कम पाया जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पर होती है, जो लगभग 111.3 किलोमीटर होती है। वहीं ध्रुवों पर यह दूरी 0 किलोमीटर होती है। तो आज से प्रश्न पूछ सकता है कि दो देशांतरों के मध्य सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है? तो दो देशांतरों के मध्य सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है 111.3 किलोमीटर, और ध्रुवों की ओर जाते जाते यह दूरी 0 किलोमीटर हो जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा विश्व के 12 देशों से, कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से तथा मकर रेखा विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है। इससे संबंधित मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक भी बनाई है, जो इसके पहले के वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको आप जाकर मेरे चैनल सीधी एजुकेशन हम में देख सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित हैं। इसका एक स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। उसके बाद मैं जी, तो इस प्रकार से आज यह अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित जो टॉपिक है वह समाप्त हुआ। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पृथ्वी की गतियां। साथ ही मैं यह भी बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से इस समय कक्षा 12वीं, कक्षा 10वीं की गणित और विज्ञान विषयों से संबंधित जो वीडियोस हैं वो आपको उपलब्ध हैं, जिन्हें आप जाकर बहुत ही सरल भाषा में सीख सकते हैं। तो यदि मेरे यह महत्वपूर्ण तथ्य आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।